ऑफ मेकर बिल मूडी यानी विलियम एल्विन, जो कि अंडरटेकर के मैनेजर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ केन, रॉबर्ट वेन और मैनकाइंड जैसे के भी मैनेजर ही रह चुके हैं। नाम इनका प्रिंसी पिंगल के रूप में भी जाना जाता है। तो शुरुआत करते हैं इनकी अर्ली लाइफ। पॉल बेयर ने अपना पहला करियर एयरफोर्स में निभाया था। एयरफोर्स में लगभग उन्होंने 5-6 ईयर जॉब किया। उसके बाद उन्होंने जॉब क्विट करके पादरी बनने का सोचा था। पर इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपने जो क्रिस बेनोइक वीडियो के ऊपर जो अपना रिस्पॉन्स दिखाया है, वो देखने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है आपको बताने के लिए। और विलियम मूडी की वीडियो भी मैंने बहुत पहले ही शूट कर ली थी। इसके मैंने सारे लगभग शॉर्ट्स वगैरह तैयार करके रख लिए थे, बट डालने का मन नहीं था। बट आप सबके इतनी प्यार को देखकर मैंने वीडियो दोबारा से बनाया है एंड दोबारा से मैंने उसकी री एडिटिंग करके एंड दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो शुरुआती तौर पे इंडिपेंडेंट फोटोग्राफी के रूप में स्टार्ट किया गया था। फ़ोटो खींचना उन्हें बड़ा पसंद था। उसके बाद धीरे धीरे उनको रेसलिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागने लगा। रेसलिंग उस टाइम पे बहुत आगे थी। WCCW, इम्पैक्ट रेसलिंग, ये सब WWE भी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हाइक पर नहीं थी, बट स्टिल वो भी सर्वाइव कर रही थी। उनके भी अच्छे प्लेयर्स थे। तो देखते देखते अब विलियम मूडी मतलब पॉल बेयर ने अपना हिसाब किताब वहाँ जमा लिया था। अच्छा खासा उनको मैनेजिंग का अनुभव हो गया था। उसके बाद एक दौर आया 1990 का, जहाँ पर WWE ने साइन किया पॉल बेयर को एंड उनके बेटे के बर्थ पर उन्होंने मॉर्टिशियन का एक कोर्स सर्टिफिकेट उनको मिल गया था। मतलब वो मॉर्टिशियन बन गए थे अपने बेटे के उस पर, जब उनका बेटे का जन्म हुआ था। तो WWE ने प्लान के अकॉर्डिंग साइन किया पॉल बेयर को। तो ये वो दौर था, 1979 से उन्होंने स्टार्ट किया था और 1990 में उनको WWE ने साइन किया। तो ये वो दौर था बिल मूडी के लिए, जो बहुत अच्छा दौर था, जहाँ पे उनको साइन किया गया अंडरटेकर के साथ उनके मैनेजर के रूप में। और ये जो फ्यूडिंग थी, मतलब जो ये केमिस्ट्री थी, किया गया कि जो पॉल बेयर है वो अंडरटेकर को पावर देते हैं थ्रू आर्क। तो आर्क उनके पास रहती थी हमेशा, और आर्क का भी अरेंज करना बहुत आसान हो गया क्योंकि वो एक फ्यूनरल डायरेक्टर थे, अमेरिकन फ्यूनरल डायरेक्टर। तो इजीली उनको आर्क भी मिल गई थी। और उसके बाद जो केमिस्ट्री मतलब जो फैली पूरे यूनाइटेड स्टेट में, और उसका देखा देखी इम्पैक्ट हर जगह बेनिफिट ही बेनिफिट हुआ WWE को। मतलब क्या केमिस्ट्री बनाई इनकी पॉल बेयर और अंडरटेकर की। बट वही है, चलते चलते एक टाइम पे सारी चीज़ स्टेबल नहीं हो पाती है। तो शुरुआती तौर पे 1990 पे ये सारी चीज़ बहुत अच्छी चली। 1990 से 1996 तक ये सारी WWE कंपनी बहुत बड़े लेवल पे सेटअप हो चुकी थी। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दिया पॉल बेयर और अंडरटेकर की इस फ्यूडिंग ने। और ये जो केमिस्ट्री थी बहुत लाजवाब थी। इवन दैट जब ये वीडियो आप देख रहे हो, जब पॉल बेयर ने स्टार्ट ही किया था, तब देखिए आप कि पॉल बेयर को जब कास्ट किया गया था तब कितने ऑडियंस होती थी। और जब अंडरटेकर, इन दोनों की केमिस्ट्री के बाद तो इंडिया में पिक्चर बनने लग गई थी, मैं खिलाड़ी तू खिलाड़ी वाली। इसमें अंडरटेकर का एक फेक रूप भी आपने देखा होगा, बट पार्ट ऑफ जोक। बट ये इन दोनों की फ्यूडिंग इतनी लाजवाब थी कि लोग फैंस आते थे वहाँ पे नॉन स्टॉप, और पूरी सीट बुक रहती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे इतना तगड़ा क्रेज़ था अंडरटेकर और पॉल बेयर को लेकर। क्योंकि अंडरटेकर अभी तक एक भी मैच नहीं हारे थे, क्योंकि पॉल बेयर के हाथ में आर्क रहती थी हमेशा। वैसे ही डरावना फेस लेकर आ जाते थे और उनकी जो स्ट्रीक थी वो लाइफ टाइम चलती रहती थी। तो लोगों को यकीन हो गया, यहाँ तक कि मैं भी बचपन में ये चीज़ मान लेता था कि अंडरटेकर को कोई नहीं रख सकता है। अंडरटेकर एक टाइप का गॉड है जिसके पास एक पॉल बेयर नाम का एक मोटा अंकल है और वो उसको पावर देता है। सो ये सारी चीज़ें उस टाइम में बड़े फैलाए जाते थे एंड WWE भी अपनी सारी चीज़ सीक्रेटिव रखती थी। फिर एक मैच हुआ था अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर का। इस अंडरटेकर को आप खिलाड़ियों का खिलाड़ी अक्षय कुमार की मूवीज़ में आप देख चुके हैं। ये वही बंदा है जो वहाँ पे जाके पिट के आता है अक्षय कुमार से, हालांकि ये वही पर्सन था। तो ये मैच बड़ा ख़तरनाक रहा था। इसके बाद WWE में तो और ज़्यादा मतलब अच्छा खासा एक सेटअप बना लेता कमाने का, और काफ़ी उन्होंने लाइव इवेंट्स में इनको ले आते थे और काफ़ी पैसे कमाते थे सिग्नेचर के रूप में, और वो बंदे इनको eBay में बेच देते थे। काफ़ी अच्छा बिजनेस लोगों के लिए भी हो गया था और फैंस के लिए भी हो गया था, और साथ ही साथ WWE के लिए भी हो गया। फिर वही है जिसका डर था कि लॉन्ग टाइम तक जोड़ी चल नहीं सकती है, और WWE ये सब चीज़ों में करने में एक्सपर्ट है, क्योंकि वो एक चीज़ को नॉन स्टॉप नहीं खींच सकती है। तो वहाँ पर अंडरटेकर और पॉल बेयर का एक हील रूप दिखाया जाता है कि दोनों को बीच में कुछ अनबन चल रही है, और वहाँ पर फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है कैन और मैनकाइंड को। तो ये दो पर्सन को और मैनेज करते हैं पॉल बेयर, और इनको भी एक अच्छा खासा नेम दिलवाते हैं पॉल बेयर। तो यहाँ पे यही होता है कि अंडरटेकर को फिर वो परेशान करना शुरू कर देते हैं थ्रू केन और मैनकाइंड, और उनको आर्क नहीं देते हैं और ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। और ये सारी चीज़ें WWE में दिखाई जाती है। मैंने क्लिप्स भी रखी हैं, आगे जाके WWE अगर कॉपीराइट करके मेरा चैनल डिलीट करवा देती हैं तो बात की बात है, बट फिलहाल के लिए आप देख लो। सो बहुत ही वंडरफुल एक्टिंग करते थे विलियम मूडी लाइक पॉल बेयर। मज़ा आ जाता था एक्ट देखने में यार। मतलब
क्या कहने, मैं खुद बचपन में बहुत एंजॉय करता था। फिर ये जो केमिस्ट्री थी, फिर अंडरटेकर के साथ फील्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे अंडरटेकर पॉल बेयर को बुरी तरह से पीट रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने केन को इंट्रोड्यूस कर दिया है और केन भी उनको दबा अंडरटेकर को पीट रहा है। कभी केन के वो खिलाफ हो जाते हैं, कभी वो केन के साइड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं फिर WWE में। और सेगमेंट में मैनकाइंड भी जुड़ जाते हैं, तो कभी कभी मैनकाइंड, कभी ये, तो मैनकाइंड और केन की टैक्टिंग भी हमने देखी है और ये सारी चीज़ें इसमें चलती हैं, जिसमें मज़ा तो हमारे को तब आता है जब इनको जो वो केन को इंट्रोड्यूस करते हैं और केन को वो स्पेशली बोलते हैं कि एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। वो वाकई में वो केन वर्ड्स अभी भी याद रखते हैं और शायद यही रीज़न रहा होगा कि जब उनकी डेथ हुई थी तो केन इतनी दूर, मतलब बहुत दूर थे, उतनी माइल से सफ़र करके सिर्फ पॉल बेयर के लिए आए थे। हालांकि मैनकाइंड और अंडरटेकर भी आए थे, बट केन बहुत दूर थे, हालांकि वो बहुत दूर थे, तो बहुत मुश्किल था फ्रेंडल सेरेमनी में पहुंच पाना, पर फिर भी वो पहुंच गए थे ऑन टाइम। सो शायद ये इनका प्यार ही होगा, तभी आ पाए हैं। सो WWE ने विलियम मूडी से बहुत ज़्यादा ही पैसा कमा लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब फैंस देख देख के एक चीज़ को बोर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने चेंजेस ला दिए। उन्होंने एक मैनकाइंड इंट्रोड्यूस कर दिया, केन इंट्रोड्यूस कर दिया, सारी चीज़ें वो अपने अकॉर्डिंग कर ही रहे थे। पर एक टाइम ये आया कि ये सब चीज़ अब ख़त्म करनी है। तो ख़त्म करने में तो जो हमारे WWE वाले हैं वो बहुत आगे ही हैं। तो वही चीज़ है कि फ़ैन्स ज़्यादा ऑफेंस ना हो जाए, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप में ना लगे। इस चीज़ को देखते हुए WWE ने डिसीज़न अपना लिया और डिसीज़न को लेकर क्या कहानियाँ हुई ये तो WWE समझती ही होगी, बट उस टाइम पे डिसीज़न इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई नई हो रही थी WWE में और काफ़ी जो चीज़ें हो रही थी और रेसलिंग को कंपटीशन देखते हुए, तो कुछ चेंजेस को लेते हुए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई थी। तो उस चीज़ को इनिशिएट करते हुए एक मैच रखा गया जिसमें अंडरटेकर जो हैं वो पॉल बेयर को एक सैंड के स्टोम में बंद करके उसमें पूरा रेत भर देते हैं। तो ये मैच ऑफिशियली अनाउंस हुआ और ये जैसा कि ये स्क्रिप्टेड था पूरा मैच, तो ये सब चीज़ डन कर दी गई। तो ये वीडियो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो उस सेगमेंट में WWE फिर पॉल बेयर को रिलीज़ कर देती है। रिलीज़ होने के बाद पॉल बेयर को फिर जॉब ढूंढना ही था, तो उस टाइम पे TNA टोटल नॉन स्टॉप एक्टिंग एक हमारा चलता था, मतलब WWE जैसा ही था, सेम वो रेसलिंग करवाते थे। तो पॉल बेयर ने सोचा कि ऑब्वियसली अब एक फेम मिल चुका है तो वहाँ ट्राई किया जाए, तो वो वहाँ पे ट्राई करते हैं। तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, एक बार देखो। सो यहाँ पे भी कुछ इनको अच्छी हाइक नहीं मिलती है, ऑब्वियसली इनको अंडरटेकर को धोखा देने के उसमें फिर यहाँ पे भी बुरी तरह सॉल्ट किया जाता है और ऑलमोस्ट लेवल पे, क्योंकि 1 साल तक का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पे विलियम मूडी को वो इज़्ज़त नहीं मिलती है, ना वो पहचान मिलती है। उल्टा जब भी वो आते हैं उनको रिंग में पीटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बना, क्योंकि यहाँ पर इनका क्योंकि यहाँ पे TNA भी जानता है कि उसको WWE का स्टारडम गिराना है, WWE की वो सारी चीज़ें गिरानी है, तभी जाकर उसका भी जो बिज़नेस है वो बढ़ पाएगा। तो यही शायद रीज़न हुआ कि पॉल बेयर को हायर किया गया और यहाँ पे उनके साथ से बुरा बर्ताव किया गया और सारे उनको मारते थे क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट रहने के लिए कोई बंदा नहीं था। सो पॉल बेयर को यहाँ पे कोई अच्छी पहचान नहीं मिल पाई एंड फिर उन्होंने एक डिसीज़न ले लिया कि वो अपना खुद का जो रेसलिंग का बिज़नेस है वो स्टार्ट करते हैं। 3 पार्टनरों के साथ उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। हालांकि वो बिज़नेस भी उन्होंने 2006 में बंद कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा वो चल नहीं पाता है, क्योंकि उस टाइम पे नए फॉर्म्स आ जाते हैं। जिन्होंने जितनी मेहनत उन्होंने WWE के लिए की थी, अपने बिज़नेस लिए में वो सब चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फाइनेंस सब चीज़ मैटर करती है। उल्टा उनके 2 बेटे भी थे, उनका भी खर्चा देखना, ये सारी चीज़ें पॉल बेयर नहीं कर पा रहे थे। इनमें से एक बेटे की इनकी मौत हो जाती है, माइकल की, 2014 में ही, उनके मरने के बाद ही। पर हम फिर कहानी में आते हैं। सो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही होती है तो विलियम मूडी का जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। सो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही थी उनके लिए भी, क्योंकि हेल्थ इशू भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है। सो इस चीज़ को देखते हुए जिम रोस जो आजकल AEW में हमें दिख रहे हैं, जो WWE के ख़िलाफ़ खड़े हैं, उस टाइम पर वो WWE के साथ स्टैंड करते थे, अच्छे कमेंटेटर थे। तो उन्होंने विलियम मूडी को कहा, यार तू आजा, हम तेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देते। तो पहले तो मना कर देते हैं, फिर वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें WWE उनके
इलाज का खर्च उठाती है, जो बाईपास सर्जरी उनकी होती है, गैस्ट्रिक सर्जरी, उसका पूरा खर्च उठाती है। कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके साथ पूरा शेयर कर रहा हूँ, आप एक एक चीज़ पढ़ लो जो विलियम मूडी के साथ WWE ने की थी। तो WWE बहुत एक चीज़ अच्छी करती है। एंड फिर विलियम मूडी का रिटर्न होता है पॉल बेयर का, एंड केन और अंडरटेकर का जो रेसलमेनिया का मैच होता है वो कितना अच्छा होता है वो आपने देखा ही है। रेसलमेनिया 20 यादगार पल थे, उसमें से जो पॉल बेयर थे जिन्होंने जो मेन उसमें लीड में थे, और क्राउड का रिएक्शन पॉल बेयर के ऊपर ही था, और जो शुरुआत की क्लिप्स भी थी वो इसी रेसलमेनिया 20 की थी जब पॉल बेयर एंटर करते हैं विद मोटिशियंस के साथ। सो इस सीन में भी आप देख पा रहे हैं कि पॉल बेयर का वेट इतना ज़्यादा है कि वो रिंग में चढ़ रेसलमेनिया 20 सबके लिए इन्जॉयमेंट पल था। मैंने भी देखा ये मैच, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जैसे कि उनकी हेल्थ को इशू को लिखते हुए जब वो बैक स्टेज में काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रेसलमेनिया 20 अच्छा चला जाता है पेपर व्यू। उसके बाद वो बैक स्टेज काम करते हैं जहाँ पे एज उनको असॉल्ट कर रहा है, बुरी तरह मार रहा है, पीट रहा है, एंड केन उनको ढूंढ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे भी पॉल बेयर बहुत एक अच्छा रोल निभाते हैं बैक स्टेज में भी, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे लिए हैं WWE से तो काम तो करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ज़्यादा वो चल फिर नहीं सकते हैं, तो उनको बैठाकर एज़ पर एज उनको मार पीट रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और एज अपने कोट्स में उस टाइम पे लिखते भी थे कि क्या वो उनको पॉल बेयर को पकड़ पाएंगे या केन उसको ढूंढ पाएगा, ये सारी चीज़ें भी वो मेंशन किया करते थे। तो पॉल बेयर अब इंडिपेंडेंट मतलब साइड बाय साइड WWE का पूरा बिजनेस देख रहे थे, और देखते देखते ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही थी, और आगे आगे WWE ने इनके ऊपर काफ़ी अच्छे प्लान्स रखे थे। बट सडन एक मोमेंट ये रखा गया था कि जहाँ पे पॉल बेयर, अंडरटेकर और केन रीयूनाइट करते हैं, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बट ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि इस दौरान ही उनकी वाइफ का इंतकाल हो जाता है, मीन्स डेथ हो जाती है। उनकी वाइफ से वो बहुत प्रेम करते थे, और जो डायना मोडी जो है उनकी डेथ हो जाती है 2009 में। एंड डेथ होने के बाद वो थोड़े से निराश से हो जाते हैं, और अपना जो फैमिली बिजनेस होता है फ्रिनल वाला, उसको देखने लग जाते हैं। एंड सडन उनकी 2013 में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जो लास्ट वो जब जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा कफ खांस रहे होते हैं, जैसा कि लोग वहाँ बता रहे होते हैं। फिर भी वहाँ स्पीच देते हैं, एंड उसके बाद उनको हॉल ऑफ फेम दिया जाता है 2014 में, जहाँ पे उनके बेटे हॉल ऑफ फेम रिसीव करते हैं। इसमें माइकल मूडी की डेथ हो जाती है। ये इन्फॉर्मेशन हमें फेसबुक से पता चलती है कि उनके भाई डैनियल ये पोस्ट करते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार नहीं थे कि इनकी इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी पता लगे, तो उनके भाई बता देते हैं, उन्हें पता लग जाता है। उसके बाद हाल ही में जो अंडरटेकर की लास्ट राइड थी, जिसमें विलियम मूडी का एक होलोग्राम का जो एक झलक दिखाई गई थी, वो एक बेस्ट मोमेंट था। और मुझे भी मतलब अंदर से एक फीलिंग लग रही थी कि जिसमें विलियम मूडी बोल रहे हैं कि अब मेरा अंडरटेकर फ्री हो गया है, अब तुम अपना काम कर सकते हो। मतलब एक बड़ा रोने जैसा मोमेंट हो गया था, बड़ा अच्छा लगा देखने में। तो मैं आपको भी एक क्लिप शेयर कर देता हूँ। और इस होलोग्राम को दिखाकर जो रिस्पेक्ट डेथ को काफ़ी टाइम हो गया है, अराउंड 2013 से 2021 ऑलमोस्ट आपके पास 7 ईयर्स हो गए हैं, बट स्टिल वो आज भी हमारी यादों में है। उनकी जो एक्टिंग है उसको सबको सैल्यूट है सर, आपने जो हमें इतने अच्छे मैचेस दिखाए हैं और इतनी सारी एंटरटेनमेंट कराया, बहुत देखने में अच्छा लगता था आपके मैचेस, एंड वी ऑल मिस यू सर। सो ये कुछ मोमेंट्स हैं विलियम मूडी के, और कुछ अच्छे कारनामे, तो आप इंजॉय करिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल बुमेना टीवी को, क्योंकि अंडरटेकर, केन और मैनकाइंड का कोई करियर नहीं था अगर विलियम मूडी उसको अप्रोच नहीं करते तो, क्योंकि मज़ा ही विलियम मूडी के जो एक्शन सीन होते थे वो देखकर बड़ा एंजॉय लगता था। सो यारों, अगर वीडियो अच्छी लगी, एक ज़रा सी भी अच्छी लगी, तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपकी इन सब चीज़ों को बड़ा देख के अच्छा लगता है और चीज़ें करने का मन करता है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।